नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम उपस्थित हैं आपके लिए यूपी टेट 2026 एग्जाम को लेकर बाल विकास के इस वीडियो के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और वीडियो को शुरू करने से पहले सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमें भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और टॉपिक है अभिप्रेरणा। क्या है टॉपिक साथियों? अभिप्रेरणा, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। टॉपिक का नाम क्या है? अभिप्रेरणा, जैसे हम मोटिवेशन भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए साथियों, अभिप्रेरणा की जैसे ही अंग्रेजी होती है क्या? मोटिवेशन। क्या होती है? आप इधर देख रहे हैं कि अभिप्रेरणा की अंग्रेजी क्या है? मोटिवेशन। ये लिखा हुआ है ना? और मोटिवेशन शब्द का ही जो हिंदी रूपांतरण है, क्या है वो? मोटिवेशन शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है, मोटिवेशन शब्द का मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण, ठीक है? ये क्या है? अभिप्रेरणा है, ठीक है? और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से। जो मोटिवेशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? किस शब्द से? तो लैटिन भाषा के मोर्ट्यूम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के मोर्ट्यूम शब्द से हुई है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है मोशन। क्या अर्थ होता है? मोशन जिसका अर्थ होता है, ठीक है? तो अभिप्रेरणा देखिए क्या है, अगर इसकी हम परिभाषा को समझने का प्रयास करें। अभिप्रेरणा एक आंतरिक या अदृश्य शक्ति है जो व्यक्ति को किसी निश्चित लक्ष्य की ओर व्यवहार करने के लिए क्रियाशील करती है, ठीक है? या ये कह सकते हैं अभिप्रेरणा को कि किसी व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है, ठीक है? क्या क्या कह सकते हैं? किसी व्यक्ति के कार्य को किसी व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। किसी व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है और जिसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब इसकी हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम परिभाषाओं को समझने का प्रयास करें तो इधर देखते हैं। गुड महोदय हैं। कौन है? गुड महोदय हैं। इन्होंने क्या कहा है? प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये आपको याद रखना है। ये परिभाषा अगर पूछी जाए आपकी परीक्षा में तो क्या है? प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, ठीक है? ऐसे ही ड्रेवर महोदय हैं। ड्रेवर महोदय ने क्या कहा? अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है जो चेतन या अचेतन ढंग से लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार की दिशा निर्धारित करता है, ठीक है? चेतन या अचेतन ढंग से लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार की दिशा निर्धारित करता है। तो ये ड्रेवर के अनुसार हो गई। और कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं। तो अगर हम उनके अनुसार परिभाषा समझें तो जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक है एवरेल। कौन है? एवरेल हैं एक मनोवैज्ञानिक। इन्होंने क्या कहा है इसको लेकर? किसको? अभिप्रेरणा को लेकर इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। क्या है? अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा का तात्पर्य है क्या? सजीव प्रयास। अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। ये इन्होंने कहा है। किसने? एवरेल महोदय ने। तो ये आपको याद रखना है। किसने कहा है साथियों?
एब्रेल महोदय ने कहा है अभिप्रेरणा का तात्पर्य क्या है? सजीव प्रयास है। इसके बाद अगर हम आगे समझें तो एक मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल। कौन है? मैकडूगल। इन्होंने भी परिभाषाएं दी हैं। तो हम अगर इधर लिख देते हैं, ठीक है, इस परिभाषा को इधर लिखेंगे मैकडूगल, ठीक है, मैकडूगल। इन्होंने क्या कहा है अभिप्रेरणा को लेकर? इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा को लेकर अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। क्या कहा है? अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर क्या है? ऊर्जा परिवर्तन है। ये कहा है मैकडूगल ने। तो ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं क्योंकि मैकडूगल ने क्या है अभिप्रेरणा से संबंधित मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत भी दिया है। इस वजह से ये परिभाषा थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है मैकडूगल की परिभाषा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार को समझेंगे। क्या समझेंगे? आगे हम अभिप्रेरणा के प्रकार को समझेंगे साथियों। तो इधर हम देखते हैं ऊपर अभिप्रेरणा के प्रकार। क्या देखते हैं साथियों? अभिप्रेरणा के प्रकार को हम समझेंगे कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो अभिप्रेरणा होती है दो प्रकार की, जिसे एक होती है सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, जिसे हम पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहते हैं, और दूसरी होती है नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा, जिसे हम नेगेटिव मोटिवेशन भी कहते हैं। और सकारात्मक जो अभिप्रेरणा होती है, इसमें क्या होता है, जब बालक स्वयं की इच्छा या रुचि से कार्य करता है, क्या है, जब बालक खुद की इच्छा या रुचि से कार्य करता है, तो ये सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। इसे स्व अभिप्रेरणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्व अभिप्रेरणा भी कहते हैं, और यह सर्वोत्तम होती है। नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है? जब बालक किसी बाहरी दबाव, पुरस्कार या दंड के कारण कार्य करता है, तो इसे हम कहते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा, और इसे बाह्य बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें बालक की शिक्षा के लिए किस प्रकार की प्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए, तो सकारात्मक अभिप्रेरणा का प्रयोग बालक की शिक्षा के लिए करना चाहिए, ठीक है। शिक्षा के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? शिक्षा के लिए सकारात्मक अभिप्रेरणा का प्रयोग हमें करना चाहिए, ताकि बालक के अंदर रुचि बनी रहे किसी भी चीज को सीखने के लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें अभिप्रेरणा के स्रोत या संघटक की, किसकी बात करेंगे? अभिप्रेरणा के स्रोत या संघटक की। तो अभिप्रेरणा के स्रोत और संघटक की बात करेंगे तो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि अभिप्रेरणा क्या है? मुख्य रूप से एक चक्रीय प्रक्रिया है। क्या बताया है? अभिप्रेरणा मुख्य रूप से एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसके 4 प्रमुख संघटक होते हैं। क्या होते हैं? जिसके 4 प्रमुख संघटक होते हैं। पहला क्या है? आवश्यकता, जिसे हम नीड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है? शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कमी, जैसे भोजन या पानी की कमी, आवश्यकता ये है, ठीक है। फिर इसके बाद चालक या अंतर्नोद, ड्राइव्स जिसे कहते हैं, मतलब आवश्यकता से उत्पन्न तनाव। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो उसके बारे में हम सोचेंगे, तो जो तनाव उत्पन्न होगा जो हमें क्रियाशील करेगा, जैसे भोजन या पानी की कमी से हमें क्या होगी? भूख और प्यास लगेगी, है ना। तो ये हो गया चालक इसमें। इसके बाद अगली चीज क्या है? उद्दीपन या प्रोत्साहन। अब जब हमें भूख लगेगी तो हम कोई ऐसी चीज ढूंढेंगे जिससे हमारी भूख शांत हो, मतलब भोजन, प्यास लगेगी तो क्या ढूंढेंगे? पानी। तो वह वस्तु जो चालक को संतुष्ट करे तो वह कहलाती है उद्दीपन या प्रोत्साहन। जैसे भूख लगने पर हमें भोजन मिल जाए या प्यास लगने पर पानी मिल जाए। अब अभिप्रेरक, ठीक है। अभिप्रेरक में क्या होता है? जब आवश्यकता और चालक एक साथ लक्ष्य जुड़ जाएं तो इस ये क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा हमें उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकता और चालक एक साथ दोनों मिल जाएं, मतलब इधर से अगर हम देखें तो ये आवश्यकता और ये चालक जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो क्या? अभिप्रेरणा उत्पन्न हो जाएगी या अभिप्रेरक उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम इसको एक चक्रीय प्रक्रिया बताएं, किसको? अभिप्रेरणा के स्रोत और संघटक को अगर चक्रीय प्रक्रिया के माध्यम से समझें तो इधर क्या हो जाएगा? आवश्यकता,
क्या हो जाएगा? आवश्यकता। ठीक है, फिर इधर चालक, इधर चालक, फिर इधर प्रोत्साहन, क्या हो जाएगा? प्रोत्साहन, और फिर इधर आवश्यकता। इस तरीके से ये एक क्या है? चक्रीय प्रक्रिया है और इसके 4 प्रमुख घटक होते हैं जो मैंने आपको बताया, तो ये आपको याद रखना है। आवश्यकता मतलब कमी, फिर उसके बाद चालक या अंतर्नोद मतलब उसके कारण जो उत्पन्न तनाव है, जो जो हम सोचते हैं। इसके बाद जो हमें प्रोत्साहन उत्पन्न होता है, जैसे भोजन या पानी मिल जाए, जो उद्दीपन का कार्य करता है। और अगर अब आवश्यकता और चालक एक साथ दोनों जुड़ जाएँगे तो मोटिव्स का कार्य करेगा। तो ये हो गया क्या? अभिप्रेरणा के स्रोत या संघटक। अब हम आगे साथियों बात करेंगे कि अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा की जो विधियाँ होती हैं, क्या होती हैं? अभिप्रेरणा की विधियाँ जो होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं? तो इसे हम समझते हैं कि अभिप्रेरणा की विधियाँ कौन-कौन सी हैं। अभिप्रेरणा की विधियाँ। अभिप्रेरणा की विधियाँ हम समझते हैं कि अभिप्रेरणा की विधियाँ कौन-कौन सी हैं। चलिए देखते हैं अभिप्रेरणा की विधियाँ। तो सबसे पहले देखिए, प्रेरणा द्वारा ही जब बालक के अंदर खुद से जब किसी चीज़ के लिए प्रेरणा जागृत होती है, तो वह उस कार्य के लिए रुचि उत्पन्न करता है और उस कार्य में सफलता प्राप्त करता है। ये सबसे मेन चीज़ है। और जब हम अध्यापन कार्य करते हैं, तो शिक्षक का भी एक प्रमुख कार्य होता है कि बालक के अंदर प्रेरणा जागृत करे, जिससे वो बालक सफल हो सके। अब इसके लिए हम जो विधियाँ प्रयोग करते हैं, तो वो विधियाँ हैं, सबसे पहले रुचि, क्या है? अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले है रुचि। इसका मतलब क्या है? कि किसी कार्य को करने या किसी चीज़ को सीखने के लिए रुचि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शिक्षक को क्या है? बालक के अंदर किसी भी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वह अधिक से अधिक चीज़ें सीख सके। इसके बाद दूसरी चीज़ है सफलता। क्या है? सफलता, ठीक है? सफलता का मतलब क्या है? किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर लेने से बालक का उत्साह बढ़ता है ना? और उससे अभिप्रेरणा भी उत्पन्न होती है, और अगर वह असफल हो जाता है, तो निराश भी हो जाता है ना? तो सफलता के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक है, सफलता के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक है फ्रेंडसन। कौन है? फ्रेंडसन। फ्रेंडसन, इन्होंने एक परिभाषा दी है अभिप्रेरणा के लिए सफलता से संबंधित। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया सीखने के सफल अनुभव, सीखने सीखने के सफल अनुभव, सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने को अभिप्रेरणा देते हैं। अधिक सीखने अधिक सीखने को अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा देते हैं। तो इन्होंने सफलता के बारे में ये परिभाषा बताई है। तो ये आपको याद रखना है कि फ्रेंडसन ने क्या कहा था? सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने को अभिप्रेरणा देते हैं। मतलब इनका कहने का ये था कि अगर हम सफल हो जाते हैं किसी चीज़ को सीखने में, तो उससे हमें और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है सीखने के लिए। इसके बाद अगली चीज़ है प्रतिद्वंदिता। क्या है? प्रतिद्वंदिता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपस में कंपटीशन, ये समझ सकते हैं, ठीक है? मतलब ये है कि अध्यापक को जब शिक्षण कार्य करे, तो बालकों के मध्य में एक स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास करना चाहिए, जिससे वो मोटिवेशन प्राप्त कर सकें किसी चीज़ को सीखने के लिए। इसके बाद चौथा है क्या? सामूहिक कार्य। क्या है? सामूहिक सामूहिक कार्य, ठीक है? सामूहिक कार्य से भी कभी-कभी बालकों के अंदर एक उत्साह होता है और अभिप्रेरणा मिलती है। जैसे एक साथ बच्चे जब सब काम करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये काम हम कर लेंगे। इसके बाद अगर अगली चीज़ की बात करें, इसमें 5 नंबर, तो 5 नंबर में क्या है? प्रशंसा।
ये सब अभिप्रेरणा की विधियां हैं साथियों। क्या है? प्रशंसा। अगर हम किसी चीज को लेकर प्रशंसा करते हैं बालक की, तो उससे उसे मोटिवेशन मिलती है ना। इसके बाद पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड, छठवां नंबर। अब ये क्या मतलब हो गया? तो देखिए, पुरस्कार तथा दंड अभिप्रेरणा के अच्छे साधन हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, तो इसे हम समझेंगे थोड़ा सा। इसे कहा जाता है, ये अच्छे साधन है। क्या है? अभिप्रेरणा के ये अच्छे साधन हैं। मतलब पुरस्कार व दंड से छात्रों को प्रेरणा मिलती है। अब वो चाहे सकारात्मक प्रेरणा मिले या नकारात्मक प्रेरणा मिले। और इसके संबंध में एक मनोवैज्ञानिक थे, हरलॉक। कौन से थे? मनोवैज्ञानिक हरलॉक थे। तो अब इनके हम देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया था पुरस्कार एवं दंड के लिए। तो साथियों, इनको हम देखते हैं, हरलॉक ने क्या बताया था। इन्होंने कहा, दंड की अपेक्षा, क्या बताया? दंड की अपेक्षा दंड की अपेक्षा पुरस्कार अधिक शक्तिशाली प्रेरक है। दंड की अपेक्षा पुरस्कार अधिक अधिक शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली प्रेरक है, इन्होंने बताया। तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछी जाए परिभाषा कि दंड की अपेक्षा पुरस्कार अधिक शक्तिशाली प्रेरक है, ये किसने कहा? तो हरलॉक ने बताया पुरस्कार एवं दंड के बारे में। तो इसके बाद अगला अगर हम देखें, कौन सा? सातवां नंबर। क्या समझे? सातवां नंबर हम देखेंगे। तो सातवां नंबर साथियों क्या है? सातवां नंबर है खेल। ठीक है, सातवें नंबर में क्या है? खेल आ जाएगा। क्या जाएगा? खेल आ जाएगा। तो खेल क्या है? छोटे बालकों की शिक्षा में खेल गतिविधि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है ना। और छोटे बालकों को जब हम खेल खिलाते हैं, तो इससे उन्हें क्या होती है? रुचि उत्पन्न होती है और प्रेरणा भी उत्पन्न होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम आठवें नंबर की बात करें, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता। क्या है? सामाजिक कार्यों में सहभागिता। सामाजिक कार्यों में सहभागिता। सामाजिक कार्यों में सहभागिता। तो इसका मतलब क्या है? कि बच्चों को सामाजिक कार्यों में सहभाग करने का मौका दिया जाए। उससे उन्हें क्या होता है? जब सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है और सम्मान प्राप्त होता है, तो उन्हें उससे अभिप्रेरणा मिलती है। इसके बाद नवा नंबर है शिक्षकों का व्यवहार। क्या है? शिक्षकों शिक्षकों का व्यवहार। शिक्षकों का व्यवहार भी बच्चों की प्रेरणा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वजह से हमें क्या है कि बहुत ही अच्छे से व्यवहार बच्चे के साथ करना चाहिए, ताकि बच्चे को उससे प्रेरणा मिल सके। और इसके बाद है लास्ट नंबर, कक्षा का वातावरण। क्या है? कक्षा का वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है साथियों। ये कक्षा का वातावरण जितना ही अच्छा होगा, बालक उससे उतना ही अच्छा सीखेंगे। तो ये जो अभिप्रेरणा की विधियां थी, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया कि बालक की अभिप्रेरणा में कौन-कौन सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बालक उससे मोटिवेट हो सके और सीखने की प्रक्रिया में उसकी रुचि जागृत हो सके। तो अब हम आगे अगर समझें अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में। क्या समझेंगे? अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरकों के प्रकार बताए हैं या अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं। पहले हम उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या बताया गया है? अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं। तो हम ये समझते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं।
कौन कौन से हैं, इधर लिख देंगे कुछ कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं, तो वो कौन कौन से हैं सबसे पहले हम इधर समझेंगे। ठीक है, तो एक मनोवैज्ञानिक हैं, इसमें अगर देखें सबसे पहले थॉमसन। कौन है? अगर हम सबसे पहले बात करें तो थॉमसन की बात करेंगे। थॉमसन, ठीक है। थॉमसन ने बताए हैं 2 प्रकार अभिप्रेरकों के। कौन कौन से प्रकार बताएं साथियों? तो थॉमसन ने बताया, पहला है स्वाभाविक अभिप्रेरक। क्या बताया है? स्वाभाविक अभिप्रेरक। और दूसरा बताया है कृत्रिम अभिप्रेरक। तो इधर स्वाभाविक अभिप्रेरक और दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरक। ठीक है, ये 2 प्रकार बताए हैं। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक है, मास्लो। ठीक है, क्या है? इन्होंने मार्क्स सिद्धांत भी दिया था अभिप्रेरणा का, इसे हम आगे समझेंगे। तो अब्राहम मास्लो, ये इनका पूरा नाम है। अब्राहम मैस्लो भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो इसे हम समझेंगे। अब्राहम मैस्लो ने भी कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? अर्जित अभिप्रेरणा और जन्मजात अभिप्रेरणा। ठीक है, अर्जित अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरणा और जन्मजात अभिप्रेरणा। अर्जित अभिप्रेरणा और जन्मजात अभिप्रेरणा, ये 2 प्रकार बताए हैं। इसके बाद गैरट एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन? गैरट, इन्हें भी हम देखते हैं। गैरट मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने भी अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? अगर हम थोड़ा सही से लिखें इसको तो इस तरीके से, अभिप्रेरणा के इन्होंने कितने प्रकार बताए साथियों? 3 प्रकार बताए हैं। तो इन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए गैरट महोदय ने? एक जैविक, कौन कौन से? पहला जैविक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, दूसरा कौन सा? दूसरा बताया है मनोवैज्ञानिक, और तीसरा कौन सा बताया है? सामाजिक। कौन सा बताया है? सामाजिक। तो इस तरीके से इन्होंने कितने बताए हैं? गैरट महोदय ने 3 प्रकार बताए हैं। तो साथियों ये अभिप्रेरणा के प्रकार थे। थॉमसन महोदय ने स्वाभाविक और कृत्रिम बताए, अब्राहम मास्लो ने अर्जित और जन्मजात बताए, गैरट ने जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरक बताए। तो ये आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए थॉमसन महोदय ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं, तो आपको बता देना है अब्राहम मास्लो ने भी और गैरट ने भी। इसके बाद अगर हम आगे समझें अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, क्या साथियों समझेंगे? अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों को समझेंगे। तो अभिप्रेरणा के अगर प्रमुख सिद्धांतों की हम लोग बात करें इधर, तो सबसे पहले मांग आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था, किसने दिया? अब्राहम मास्लो ने दिया। और इन्होंने आवश्यकताओं के 5 स्तर बताए। ठीक है, कितने बताए? 5 स्तर बताए। और ये इन्होंने सिद्धांत दिया कब था? तो 1854 में। कब दिया था? 1954 में दिया था। कब दिया था? 1954 में दिया था। तो ये आपको याद रखना है। और इसे अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत या पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कितने स्तर बताए? 5 स्तर बताए, जिसमें पहला क्या था? जैविक या जैविकी, दूसरा सुरक्षा की मांग, जैविक मांग या सुरक्षा की मांग दूसरा, फिर सामाजिक मांग, फिर स्वसम्मान, फिर आत्मसिद्धि या आत्मसिद्धि को हम क्या कहते हैं? अपेक्षानुभूति, अपरोक्षानुभूति। क्या कहते हैं? अपरोक्षानुभूति। ठीक है, तो ये 5 स्तर बताए, इसी को हम कहते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो ये जो जैविकीय मांग है,
ठीक है, जैविकी मांग है ये सबसे निम्न स्तर होता है इसका, या निम्न मांग होती है। और जो ये आत्मसिद्धि होती है या अपेक्षानुभूति होती है, ये सबसे क्या होती है, उच्चतर मांग होती है। क्या होती है? उच्च स्तर होता है या उच्चतर मांग होती है। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अब अगला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। क्या है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। ये किसने दिया? मैकडूगल महोदय ने दिया। और इन्होंने क्या बताया? 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। कितनी मूल प्रवृत्तियों के बारे में? 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया, जिन्हें हम आगे अभी समझेंगे। इसके बाद मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया, और जिसमें 2 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई। जीवन सकारात्मक प्रवृत्ति बताई और मृत्यु नकारात्मक प्रवृत्ति बताई, ठीक है। तो ये क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है अभिप्रेरणा का। इसके बारे में अभी हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे बहुत ही अच्छे से, तो उसको हम अलग वीडियो में अच्छे से समझेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को। इसके बाद प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत है। क्या है? प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत है। ये किसने दिया? क्लार्क लियोनार्ड हल ने, जिसे जिन्हें हम सीएल हल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सीएल हल के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। और ये क्या कहते हैं? व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को कम करने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी दिया था, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्हीं ने दिया था, सीएल हल ने, जो कि वनमानुष पर इन्होंने किया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम देखेंगे जो मूल प्रवृत्तियां हैं मैकडूगल की 14, वो कौन कौन सी हैं, तो इन्हें हम समझते हैं। तो 1908 में, इनका पूरा नाम है विलियम मैकडूगल, इन्होंने क्या बताया? 1908 में 14 मूल प्रवृत्तियों और उनसे जुड़े संवेगों का वर्णन किया, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो मूल प्रवृत्ति है संतान कामना, ठीक है। और इसका जो संवेग है वो क्या है? वात्सल्य है। फिर हास है, हास का संवेग क्या? आमोद है। शरणागति करुणा, है ना। जिज्ञासा का क्या है? आश्चर्य है ना। आत्मगौरव का आत्म अभिमान हो गया। संग्रहण का क्या हो गया? अधिकार हो गया। रचना धर्मिता का क्या होगा? कृतिभाव हो गया, ठीक है। क्या हो गया? कृतिभाव हो गया। इसके बाद पलायन, पलायन का क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा, संवेग। और इसके बाद युयुत्सा का क्रोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। इसके बाद दैन्य का आत्महीनता हो जाएगा। निवृत्ति का क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। सामूहिकता का क्या हो जाएगा? एकाकीपन हो जाएगा। और भोजन तलाश का क्या हो जाएगा? भूख हो जाएगा। और काम प्रवृत्ति का कामुकता। तो इस प्रकार से ये 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, और उनसे संबंधित जो संवेग हैं वो विलियम मैकडूगल ने 1908 में बताए। इसके बाद अगर हम आगे समझें, भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भी 2 प्रकार के संवेग बताए हैं, ठीक है। किसने? साथियों, भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भी। इधर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो भारतीय भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भी भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने 2 प्रकार के संवेग बताए, ठीक है। कौन कौन से संवेग बताए भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने, तो हम समझते हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया, सबसे पहला बताया रागात्मक संवेग। कौन सा बताया? रागात्मक संवेग, ठीक है। और दूसरा क्या बताया? द्वेषात्मक संवेग। द्वेषात्मक संवेग, इन्होंने 2 संवेग बताए। अब रागात्मक संवेग में कौन कौन सी चीजें थी, तो रागात्मक संवेग में इन्होंने बताया सम्मान। देखते हैं इधर, रागात्मक संवेग में इन्होंने बताया सम्मान, ठीक है। सम्मान के बाद श्रद्धा, श्रद्धा के बाद भक्ति, भक्ति के बाद मित्रता, मित्रता के बाद आसक्ति,
किसी चीज के लिए। इसके बाद प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, वात्सल्य, दया, दया, अभिमान और गर्व। दया, अभिमान व गर्व। तो ये बताए रागात्मक संवेग, और कुछ बताए द्वेषात्मक संवेग, जिनमें थे भय, भय के बाद घृणा, घृणा के बाद कायरता, कायरता के बाद क्रोध, क्रोध, इसके बाद ईर्ष्या, क्या, ईर्ष्या, इसके बाद जलन और अधिकार। ये सब कैसे थे? द्वेषात्मक संवेग थे। और आपको मैं कुछ सिद्धांत और बताता हूं अभिप्रेरणा के। इधर अगर हम इधर देख लें, अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत और हैं साथियों, इधर इधर हम समझेंगे। तो एक सिद्धांत और है, क्या? प्रोत्साहन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्रोत्साहन का सिद्धांत। ये अगर आपसे पूछा जाए, प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? बोल्स और कोफमैन ने दिया था। किसने दिया था? बोल्स व कोफमैन ने दिया। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सिद्धांत है शरीर क्रिया का सिद्धांत। शरीर क्रिया का सिद्धांत, ठीक है। अब प्रेरणा के संबंध में है ये सिद्धांत, मॉर्गन ने दिया था। और हम व्यक्तित्व में शरीर रचना सिद्धांत पढ़ चुके हैं, वो याद रखना है, शेल्डन ने दिया था, है ना। तो ये अब प्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत हो गए जो हमने आपको बताए। और अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो जो अभिप्रेरणा की विधियां थी, ठीक है, क्या थी? जो अभिप्रेरणा की विधियां थी, अगर हम इनसे समझें तो यही अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा को प्रभावित, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक भी यही होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर अभिप्रेरणा की विधियां पूछें और अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछे तो वो एक ही चीज है। तो इसके बाद अगर हम आगे समझें तो थोड़ा सा इधर से एक पेज ये हटा देते हैं, खाली पेज है, कोई मतलब नहीं इसका। अब हम समझेंगे अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ये हमने आपको ऊपर अभी बताया ही, ठीक है। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक पुरस्कार व दंड, सफलता व असफलता, प्रतियोगिता व सहयोग, रुचि भी प्रभावित करती है, कक्षा का वातावरण भी प्रभावित करता है और आकांक्षा का स्तर, ठीक है। इसके बाद अधिगम में क्या महत्व होता है प्रेरणा का? तो अभिप्रेरणा छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करती है और उन्हें निरंतर क्रियाशील बनाए रखती है, और यह सीखने की अरुचि को रुचि में भी बदल सकती है। अभिप्रेरणा ऐसी चीज है जैसे मिड डे मील योजना मैस्लो के शारीरिक आवश्यकता सिद्धांत पर ही आधारित है, ठीक है। मिड डे मील योजना क्या है? मास्लो की शारीरिक आवश्यकता सिद्धांत, जिसे हम मांग सिद्धांत भी कहते हैं, ये उसी पर आधारित है। और जो ये योजनाएं हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे स्कूल चलो अभियान हो गया, और ये एमडीएम योजना हो गई, जिसे हम मिड डे मील योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब एक से अलग से वीडियो में आपको हम बताएंगे। हालांकि एमडीएम योजना के बारे में अगर हम आपको बताएं, जो यहाँ नाम लिखा हुआ है, तो एमडीएम योजना हुई थी 15 अगस्त 1995, ठीक है। 15 अगस्त 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले इसे क्या नाम दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या नाम दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक,
राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम, सहायता कार्यक्रम, तो ये इसे नाम दिया गया था। ठीक है, तो हमने समझा प्रेरणा का अभिप्रेरणा का महत्व, शैक्षिक महत्व, उसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रेरणा से संबंधित सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियां, मांग सिद्धांत को भी हमने समझा और इसके बाद अभिप्रेरणा की विधियों को समझा, अभिप्रेरणा के घटकों को समझा और अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषाएं भी समझी। तो साथियों, इस तरीके से जो अभिप्रेरणा का ये चैप्टर है, ये यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि बाल विकास में अब कुछ ही भी वीडियो बचे हुए हैं। लगभग बाल विकास का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको प्रश्नों के माध्यम से या छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे और इसके बाद अब हम शुरू करेंगे सामाजिक विषय जूनियर स्तर के लिए वीडियो। तो बाल विकास का सिलेबस जैसे ही खत्म होता है और आपका सामाजिक विषय से संबंधित सिलेबस वो भी आपका लगभग मई के लास्ट तक समाप्त करवा दिया जाएगा, जो मेन टॉपिक यूपीटीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी साथी अपनी तैयारी इसी प्रकार करते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आप आप और हम मिलकर यूपी टेट में एक सफलता प्राप्त कर सकें और आपको अच्छे अंक प्राप्त कराने में हमसे जितनी भी मदद हो सकती है वो हम करेंगे और आपको भी अपनी तैयारी में पूरा ध्यान रखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।